विपरीत गुणई द्रव्य के गुणों के ऊपर जब बात होगा तो हमें हर द्रव्यों के जो, हेमपाल जी क्या हाल है आपका? तो यह जो द्रव्य है उस द्रव्य के जो विपरीत जो गुण है उस गुण के बारे में हमें पता होना चाहिए। द्रव्य यानी जो रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो रस है आज हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कफ, पित्त और वायु जो बढ़ रहा है वो बढ़ाने के पीछे या बढ़ने के पीछे यही रस का हाथ है, रस का हाथ है। उस रस के विपरीत चिकित्सा हमने करना है। जो रस है बढ़ा हुआ है उस रस के विपरीत, अगर वही रस बढ़ा हुआ है तो उसके विपरीत रस हमने देना है। अगर वो रस घटा है तो उसके विपरीत रस हमने देना है। बढ़ा हुआ है तो विपरीत रस से हमने, अगर घटा हुआ है वो रस तो उसी रस को हमने बढ़ाने के लिए देना है। तो सबसे पहले जो रस है उसका संबंध आयुर्वेद क्या बोलता है? रसों का संबंध महाभूतों से है। ये 6 रस आप लोग जरा नोट कर लीजिएगा। 6 रस सबसे ऊपर लाइन में लिखिए मधुर, अम्ल, लवण, और निचले लाइन में लिखिए, हेमपाल जी आप जरा अपने ऑडियो, अपने इसको, आप वीडियो को जरा आप बंद करिए, जरा अपने वीडियो को बंद करिए, आपके वीडियो को बंद करिए, आप वीडियो को बंद करिए और ऑडियो वीडियो बंद करिए आप। तो सबसे पहले ऊपर लाइन में लिखिए मधुर, अम्ल, लवण, और निचले लाइन में लिखिए कटु, तिक्त, कषाय। निचले लाइन में लिखिए कटु, तिक्त, कषाय। सिंपल सी बात है, अगर मधुर बढ़ता है तो सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे कफ के लिए, ऊपर के लाइन में जो मधुर, अम्ल, लवण है ये कफ को बढ़ाने वाले हैं और वायु को घटाने वाले हैं। वायु जो मधुर, अम्ल, लवण जो है ये वायु, ये कफ को बढ़ाने वाले हैं और वायु को कम करने वाले हैं। मधुर रस में जितना मधुरता है उससे कम है अम्ल रस में मधुरता, और अम्ल रस में जितना मधुरता है उससे कम है लवण यानी नमक में। नमक में भी मधुर है, अम्ल में भी मधुर है। हेमपाल जी आप ऑडियो भी बंद करिए ना। ये दोनों ही मधुर है, तीनों ही मधुर है, मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों ही मधुर है। लेकिन ये देखिए जरा, तीनों ही मधुर है। मधुर जो है, जो मधुर रस है उसमें ज्यादा मधुरता है, अम्ल में कम मधुरता है और लवण में कम और ज्यादा कम मधुरता है। अब ये रस कैसे डिसाइड होगा? जो ये रस है, आयुर्वेद बोलता है आकाश से जब सबसे पहले बारिश होगा उस बारिश के पानी का जो रस है उन्हें अव्यक्त रस बताया गया है। यानी उसमें कोई रस, वो सिर्फ पानी तो है लेकिन व्यक्त नहीं है। उस पानी में आकाश का गुण है। अव्यक्त रस का मतलब है उसमें कोई रस नहीं है, वह न तो मधुर है, न तो लवण है, न कुछ भी नहीं है। आसमान से टपकने वाला पानी में कोई रस नहीं है, इसलिए उन्हें अव्यक्त रस बताया है। अव्यक्त रस ही व्यक्त अवस्था में आता है। वायु के विषय में भी यही बताया जाता है कि वह अव्यक्त है, उसके बावजूद भी वो व्यक्त अवस्था में कार्य करता हुआ हमें दिखता है, लेकिन अव्यक्त है, दिखता नहीं है। जो रस है, चाहे वो मधुर हो, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, या जो 6 जो रस है, यह 6 रस
सबसे यह जो रस है, सबसे पहले आसमान से बरसने वाला पानी जो अव्यक्त अवस्था में था, वो जिस तरह के पृथ्वी के ऊपर गिरता है, पदार्थ के ऊपर गिरता है, उस पदार्थ के गुणों के साथ मिक्स होकर के उस पानी का रस भी वैसा ही बनेगा। अगर अनुपदेश में उत्पन्न होने वाला या गिरने वाला पानी है, तो क्या है? अनुपदेश का जो रस है, जो क्वालिटी है, कैसा है? मधुरतम है, पृथ्वी जल प्रदान है, कफवर्धक गुण है। तो अनुपदेश में चाहे आसाम हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे जहां पर अधिक वर्षा होता है, उस जगह में अगर वो बारिश गिरता है तो वो पानी कैसा होगा? गुरु गुण वाला होगा। उसमें मधुर रस व्यक्त अवस्था में होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए इसीलिए अनुपदेश में कफ के समान, कफ के जो गुण वाला जो व्याधि है वो ज्यादा दिखता है। लेकिन यही टपकने वाला पानी अगर जंगल देश में गिरता है तो उस पानी में मधुर रस की कमी होगी। फिर से बता रहा हूं, जो रस है 6 प्रकार का, सबसे पहला मधुर रस है, क्योंकि रस जो होता है वो कफ को संबोधन करने वाला होता है, कफ को बताने वाला होता है। उसके बाद अब डिसाइड होगा, जब वो पानी नीचे गिरेगा तो वहां अब डिसाइड होगा कि उस पानी में कफ की मात्रा कितना है। अगर आनोप में गिरेगा वो पानी तो उसमें कफ की मात्रा 100 होगा। अगर जंगल में गिरेगा तो जंगल के किस स्थिति में गिरेगा? एकदम रेतीला है, कांटेदार स्थान है, वहां पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, हवा बर्फीली, क्या कहते हैं, सर्द हवाएं चलती है, या हम कहें कि पूरी तरह से गर्म गर्म हवा चलती है। तो ऐसे जगह में गिरने वाला पानी में मधुर रस की कमी होगी। इसी प्रकार से जो ब्राह्म क्षेत्र है, कई कई प्रकार के क्षेत्र बताया जाता है। मधुर गुण प्रधान क्षेत्र, अम्ल गुण प्रधान क्षेत्र, लवण गुण प्रधान क्षेत्र, कहीं काली मिट्टी, कहीं चिकनी मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, कहीं अलग अलग क्वालिटी, कहीं रेतीला जमीन। जिस प्रकार का जमीन होगा, जिस प्रकार का मिट्टी होगा, उसके मधुरादि गुणों के आधार पर उस पानी का क्वालिटी यहाँ पर होगा। जब वो पानी नीचे गिरेगा तो उस पानी में अब 2 अवस्थाएं हम देखेंगे। आप इसको नोट करिए जरा, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ एक एक करके, है ना। एक कागज में आप ड्राइंग करिए और वहां पर मैं जैसे जैसे लिखूं वैसे वैसे आपने यहाँ पर करना है, ताकि आपको ये समझने में आसान हो। देखिए, ये बारिश है और बारिश यहाँ पर धरती पे गिरा। अब वो चाहे तो आनुप में गिरे, चाहे वो जंगल में गिरे। अगर ये जंगल में गिरता है ये पानी, या अगर ये आनुप में गिरता है पानी, तो उस पानी के 2 क्वालिटी होगा। अगर ये जंगल में गिरा है तो ये लघु गुण वाला होगा। लिखिए जरा, अब इसी को हम रसों के साथ जोड़ेंगे बाद में। ये लघु गुण वाला होगा, जंगल में गिरेगा। पानी कैसा होगा? लघु होगा। और ये जो है गुरु गुण होगा इसमें, अगर ये आनुपदेश में गिरा हुआ है तो गुरु गुण वाला होगा। सीधी सी बात है। कितना अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आएगा अगर आप लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया तो। अब जो गुरु गुण है, मान लो कि पर्वत श्रृंखलाओं में गिरने वाला पानी है, गुरु गुण वाला पानी है, लेकिन हिमालय से, बड़े बड़े चट्टानों से, बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं से टकराते हुए बह कर के आने वाला, जैसे हमारे हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वो पानी गुरु नहीं है, हालांकि वो स्थान गुरु है, मगर वो पानी में लघु गुण है। जब आप जाओगे ऊपर, गंगोत्री में जाएंगे ना, गंगोत्री में, तो वहां के पानी को हाथ से उठाना, उसको पीना, वो गुरु नहीं है, भारी नहीं है, वो पानी लघु है।
तो स्थान विशेष से भी गिरा हुआ पानी गुरु है, लेकिन कर्म विशेष से वो बड़े बड़े श्रृंखलाओं से टूटते हुए, गिरते हुए उसके परमाणु आपस में बिखरेंगे, फिर जुड़ेंगे, तो उसमें जो हैवीनेस वाली जो क्वालिटी है उस पानी में नहीं रहेगा। ऐसे ही लघु गुण वाला जो जंगल प्रदेश का पानी है, जो नीचे गिरा हुआ है, वहां पर भी अगर पानी में ठहराव है, तालाब है, और वह तालाब के आसपास पानी में जो है कि वहां पर कभी कभी बरसात होता होगा या कुछ ऐसा होता होगा, या वो वहाँ का जो वातावरण है थोड़ा सा खुशबूदार होगा, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अच्छा होगा, खुशबूदार वनस्पति वगैरह होगा, तो फिर क्या होगा, वो पानी ठहराव अगर होगा तो वो पानी में क्या होगा, उस पानी में गुरु गुण आया हुआ हो सकता है। समझ में आया? तो कोई किस व्यक्ति को किस तरह का पानी पिलाना है वो डिपेंड करता है कहाँ का पानी है और वो पानी में संस्कार किस प्रकार का हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा लघु पानी की, हमने पानी मीन्स रस, हम अभी जो पानी बोल रहे हैं ना, क्योंकि रस का स्रोत कौन है, पानी है, इसीलिए पानी हमने बोल दिया है सिंपल भाषा में। इस पानी को हमने अवस्था के भेद से दो अवस्था में हमने बांट दिया, एक लघु यानी हल्का है और एक गुरु यानी बहुत ज्यादा भारी है। जो भारी है उसमें प्रोटीन है, उसमें हैवीनेस है, शरीर में बल देने वाला है, ताकत देने वाला है, चीजों को बढ़ाने वाला है, वृद्धि कर गुण वाला है भारी में, गुरु में। लघु में क्या है, लघु में किसी चीज को कम करने वाला गुण है, घटाने वाला है, चीजों को घटाने वाला गुण लघु में है। दो स्पष्ट हो गया। अब यह जो लघु है इसको आप तीन भाग में बांटो महाभूत के आधार पर, क्योंकि लघु के रूप में और गुरु के रूप में जब ये पृथ्वी में आएगा तो महाभूतों के साथ इस पानी का संबंध होगा। क्योंकि अगर ये आसमान में था तो सिर्फ इसमें आकाश गुण था, हल्का था, अव्यक्त अवस्था था, लेकिन अब ये जैसे पृथ्वी में आएगा तो इस पानी यानी उस रस में व्यक्त अवस्था आ जाएगा, उसके स्वाद में परिवर्तन आएगा, उस स्वाद के हिसाब से कफ पित्त और वायु को घटाने वाला होगा या बढ़ाने वाला होगा, इस तरह का गुण आएगा। तो देखो लघु अगर गुण है तो यहां पर हम लिखेंगे आकाश तत्व, एक तो आकाश हो गया, दूसरा वायु हो गया, तीसरा है अग्नि हो गया। तो आकाश, वायु और अग्नि महाभूत के संपर्क में या इन महाभूत से बने हुए पदार्थों के संपर्क में या उन चीजों के ऊपर अगर वो बारिश टपकता है तो इसका मतलब वह लघु गुण वाला होगा। आया समझ में? अब देखो बीच में आएंगे गड़बड़ हो जाएगा। आया समझ में? वो कैसा होगा, वो लघु गुणी होगा। वो अगर यही जो है जल और पृथ्वी, लिखिए जरा, ये गुरु गुण में जल और पृथ्वी अगर होगा तो यह गुरु गुण वाला होगा। तो कहीं पर जल महाभूत प्रधान वनस्पति में या तालाब में या किसी पदार्थ के ऊपर अगर वो बारिश टपकता है तो उसमें कौन सा गुण आएगा, उस रस में अथवा उस पानी में, उसमें जल या पृथ्वी गुण आएगा। आया समझ में? आया कि नहीं आया? इधर हमने आकाश, अब आएगा जोड़ूंगा नहीं, है ना, बस इसको स्पष्ट रूप से, क्योंकि अब मेरा ये आकाश हो गया, ये वायु हो गया और ये हो गया, यहाँ क्या लिखा जाए, अग्नि। तो ये पांच महाभूत है। अब एक चीज लिखिए, ये गुरु गुरु जो गुण है हमारा, उसमें जल और पृथ्वी सिर्फ आएगा। हाँ, जल और पृथ्वी गुरु गुण है और आकाश, वायु और अग्नि लघु गुण वाला हो गया। आप देखिए जरा, मैं आपको ना नाड़ी परीक्षण की जो ये हम यहाँ पर लिखेंगे द्रव्य, द्रव्य के डेफिनेशन क्या था, तर्क में हमने 4-5 दिन पहले पढ़े थे। द्रव्य किसको बोलते हैं? पंच महाभूत, आत्मा, मन, दिशा और काल।
हाँ, चेतन और अचेतन दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, है ना। चेतन और अचेतन ये दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, इन दोनों के यहाँ पर बातें हो रही है। चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी, हर प्रकार के द्रव्य की आयुर्वेदिक बात, आयुर्वेद जो है बात करता है। तो हमने यहाँ पर आकाश, वायु और अग्नि को लघु माना, जल और पृथ्वी को गुरु माना। अब देखो, शरीर में जब धातु लेवल में जब कोई चीज जाएगा, जैसे मानो पहले आपके जो है स्टमक में कफ बना, स्टमक में जो मधुर रस बना, स्टमक में जो मधुर रस उत्पन्न हुआ उसने कफ को वृद्धि किया। लीवर में अथवा छोटी आंत में अम्ल रस का निर्माण हुआ, उसने पित्त को बढ़ाया। और बड़ी आंत में कटु रस का अपना कटु रस का उत्पन्न होकर के उसने वायु को उत्पन्न किया। तो कफ, पित्त और वात इस तरह से निर्माण होगा शरीर में कफ कार्य, पित्त कार्य, वात कार्य के लिए। लेकिन जब उसके बाद वो कफ प्रकृति वाला, पित्त प्रकृति वाला या वात प्रकृति वाला जो रस है, शरीर जब उसका अवशोषण करता है, समान वायु बड़ी जठराग्नि से उस रस को उठा करके हृदय में लेकर के जाता है। हृदय से वो फिर रस रक्त बनता है, फिर आगे धातुओं की निर्माण जो होती है, वहां पर निर्माण होने वाला जो द्रव्य है, जो रस बन रहा है, जो रक्त बन रहा है, ये जो धातु जो बन रहा है, वहां पर इन द्रव्यों का दो गुण होगा। एक का नाम है लघु गुण, एक का नाम है गुरु गुण। वहां पर कफ वर्धक, पित्त वर्धक, वात वर्धक क्रियाएं नहीं होंगे। आ रहा समझ में? मतलब अगर किसी का रक्त धातु में कफ है, कहने का मतलब है रक्त धातु में ऐसा द्रव्य चला गया जो गुरु गुण से युक्त है। अगर रक्त धातु में हमने वायु कहा तो इसका मतलब है रक्त धातु में लघु गुण चला गया। फिर रक्त धातु में पित्त क्या है भाई? वायु को तो लघु बोला, कफ को गुरु बोला, फिर पित्त क्या है? पित्त भी लघु है। धातु में वायु गया या पित्त गया वो डिपेंड करता है वहां आकाश वायु गया या अग्नि गया। अग्नि गुण वाला वो द्रव्य गया है या आकाश और वायु गुण वाला वो द्रव्य गया है। आया समझ में? यस सर, यस सर। हाँ, तो इसे हम बोलते हैं विपाक। क्या बोलते हैं हम इसको? विपाक बोलते हैं। यह विपाक क्रिया है। एक तो पाक क्रिया जठराग्नि में इधर उधर हुआ, जो जिसने कि प्रथम अवस्था पाक जो होता है, जिसको हमने नाड़ी में पढ़ा था, वो अवस्था पाक कहाँ होता है? वो अवस्था पाक हमारे जो है कि स्टमक में होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत में होता है। वहां होकर के कफ पित्त वात का निर्माण करता है, ये अवस्था पाक है। लेकिन विपाक कहाँ होता है? विपाक होता है धातुओं में, विपाक होता है महाभूत में। इसीलिए देखो, गिलोय कौन सा रस है? तिक्त रस है। तिक्त रस है। लेकिन विपाक क्या है? शीत विपाक है। सौंठ, सौंठ का रस क्या है? उष्ण है, कटु। कटु। सौंठ। लेकिन विपाक क्या है? मधुर विपाक है। मधुर विपाक है। सौंठ का मधुर विपाक है। जब तो हम जो बुखार आने वाले जो लोग हैं उनको हम सौंठ का काढ़ा बना करके देते हैं। तो मधुर विपाक होने का मतलब क्या है? जब वो ये अवस्था पाक से उठ करके जब वो रस बन करके आगे जाता है हृदय में, और वहां जब वो पाक क्रिया होगा, उसमें जब धातु पाक या अवस्था पाक होगा, धातु पाक या उसके क्या बोलते हैं महाभूतों की जो पाक क्रिया होगा, तो वहां पर उसके यह मधुर जो विपाक है वो परमाणु प्रस्फुटित होंगे। इसीलिए जब हम द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां पर रस, वीर्य और विपाक की बात होती है। तो रस ने क्या करना है? हमारे शरीर में कफ पित्त वात को बढ़ाना घटाना कौन करता है? रस करता है। वीर्य क्या करता है?
वीर्य भी शरीर में शीत उष्ण आदि या जो वीर्य है वह भी शरीर को दोषों के ऊपर ही काम करता है। लेकिन विपाक क्या करता है? विपाक धातु को मंद करना या बढ़ाना, महाभूतों को मंद करना या बढ़ाना। अब देखो द्रव्य है, मान लो आपने कोई एक द्रव्य खाया, वो जो द्रव्य है उसको हमने दो भाग में यहाँ विभक्त किया, आकाश वायु और अग्नि, जल पृथ्वी। जल और पृथ्वी को हमने गुरु बोला, आकाश वायु अग्नि को हमने लघु बोला। आप कुछ भी खाओगे अगर वो मधुर विपाकी होगा तो वो उसमें जल और पृथ्वी महाभूत होंगे, तो ये क्या करेगा? मधुर विपाकी होकर के उस धातु का वृद्धि कर्म करेगा। क्योंकि जो मधुर विपाक है वह गुरु गुण वाला होता है, लघु विपाक लघु गुण वाला होता है, लघु विपाक कटु गुण वाला होता है। कटु यानी जलाने वाला, हल्का करने वाला। मधुर विपाक यानी गुरु जो वृद्धि को करता है, लघु यानी हल्का करना, गुरु यानी बढ़ा। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं आगे बढ़ू जरा। अब ये पूनम जी आ गए। हाँ जी, किसी कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? सर मेरे को विपाक समझ में नहीं आया सर। विपाक का मतलब है, एक सेकंड में फिर बताता हूँ आपको। हालांकि ये वीडियो सुन लेना, कल मैं डाल दूंगा तो वीडियो सुन करके भी आपको समझ में आएगा। विपाक का मतलब होता है जो रस के अवस्था पाक हो जाने के बाद सॉलिड प्रोडक्ट में जब वो शरीर में तैयार होता है। विपाक का मतलब आप यूं लगा लो कि ऐसा द्रव्य जो शरीर में हार्मोन्स के जैसे काम करता है। शरीर में एक प्रकार का एंजाइम का काम करता है जो पित्त गुण वाला या कफ गुण वाला होगा। पित्त गुण वाला हर चीजों में मूवमेंट करने वाला, उसको अग्नि प्रतिपन्न करने वाला होगा। अगर वो गुरु गुण वाला होगा तो उसमें प्रोटीन देने वाला होगा, ऑर्गन को बल देने वाला होगा, उसको शक्ति देने वाला होगा। तो ये हमारा है, क्या है? ये हमारा विपाक है। विपाक यानी विशिष्ट कृतेन पाक, जिसका पहले पाक हो करके एकदम सॉलिड प्रोडक्ट के रूप में जो धातु में आया है, अब उसके ऊपर ज्यादा अग्नि क्रिया करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा आग की जरूरत नहीं है। छोटा सा धातु का रस, धातु का ज्यादा अग्नि नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है। जैसे आंख में एक अग्नि है, आलोचक पित्त। आंख में कोई आग जैसा दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो अपना काम करता है। ऐसे ही क्योंकि ये धातु का अग्नि है। आंख क्या है? मज्जा धातु का एक अंश है, तो धातु है ना। तो वहां पर देखो हमारे आंख में अभी अग्नि कर्म हो रहा है, आंख के बाहर साक्षात आग है, लेकिन वो आग का महसूस होता है क्या? नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता। शरीर है, शरीर, आंखों में न जलन होती है। ऐसे ही धातु में जो अग्नि वो छोटा होता है, उसके लिए सॉलिड प्रोडक्ट जो रस जाता है वो या तो लघु करने वाला होता है या उसको बढ़ाने वाला होता है, या घटाने वाला या बढ़ाने वाला। घटाने वालों में कौन कौन आ गए? वायु, अग्नि और आकाश। बढ़ाने वाले में दो आ गए, जल और पृथ्वी। आया समझ में? ये विपाक क्रिया किस जगह पे होती है? विपाक क्रिया जो होता है धातु में होता है, महाभूतों में होता है। धातु के जो अग्नि है, वो अग्नि जब उस रस को, रक्त को, ये जो क्रियाएं हैं ये सभी विपाक की अवस्था में होता है। अवस्था पाक में तो मोटे मोटे जो है कि अन्न के उनको पकाने का कार्य होता है। ठीक है? अच्छा, धातु ये धातु में जब रस से रक्त, रक्त से मेद, मांस, मज्जा, ये विपाक क्रिया में होता है क्या? हाँ, ये विपाक अवस्था में होता है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? जल का रस और पृथ्वी का रस, अग्नि, वायु, आकाश के रस। यहाँ पर अभी इसको लिखूंगा नहीं, पता नहीं कौन फिर आ जाएगा। जल का रस, सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी का। एक चीज ध्यान देना, अगर हम कहेंगे कटु रस, अगर हमने कहा कटु रस है तो सबसे पहले मधुर था, उस मधुर के अंश को कम होते हुए कटु गया है। एक आदमी पहले बहुत अमीर आदमी था, बाद में धीरे धीरे उसके बहुत सारे बच्चे हो गए,
उसके व्यापार बिजनेस कम हो गया, करते करते उसके पास बहुत थोड़ा सा संपत्ति मिला, बचा हुआ है। अगर हम, क्योंकि सभी देखो, कटु भी रस है, अम्ल भी रस है, लवण भी रस है, सभी रस है। जब हम बात रस कहेंगे तो उस रस की उत्पत्ति पहले मधुर में शुरू हुआ है। जैसे ही रस की बात होगी तो रस का प्रारंभ मधुर से हुआ है। रस का प्रारंभ कहां से हुआ है? मधुर से हुआ है। प्रकृति में रस का प्रारंभ मधुर, जिसमें जल और पृथ्वी है। क्योंकि देखिए, जब हमने आपको पढ़ाया था, सृष्टि में सबसे पहले जो सृष्टि उत्पादन हुआ, वहां पर क्या हुआ? सबसे पहले आकाश, जो अव्यक्त गुण वाला था। जैसे जल है, जल जब आसमान में है, नीचे गिर रहा है, वो अव्यक्त है। अव्यक्त यहाँ जल के, पानी के संदर्भ में जो आसमान से बरस रहा है, वहां रस के अव्यक्त बताया। मगर अगर हम महाभूत की बात करेंगे तो वो आकाश जो अदृश्य रूप में है, दिखता नहीं है, तो वह भी अव्यक्त है। अव्यक्त से जब शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुआ तो वहां से फिर अग्नि बना, वहां से फिर वायु बना, फिर वायु से अग्नि बना, फिर अग्नि से जल। ये एक निर्माण क्रियाएं हो रही है और अंतिम में जाकर के क्या बन रहा है? पृथ्वी बन रहा है। यानी कि जो तैयार हो गया है वो पृथ्वी है। पृथ्वी गुरु गुण वाला है, मधुर रस वाला है। ऊपर से जो इस दुनिया में आया वो किसी भी रस में परिवर्तित हुआ है, लेकिन उसका प्रारंभिक अवस्था कौन है? मधुर है। मधुर। वो कौन है? मधुर है। चाहे पाकिस्तान बने, चाहे अफगानिस्तान बने, चाहे श्रीलंका बने, चाहे कोई भी बने, प्रारंभिक कौन था? हिंदुस्तान था। अब चाहे ऑस्ट्रेलिया बने, चाहे कोई भी बने, प्रारंभ कौन था? प्रारंभ भी भारत था। आपने पढ़े होंगे कि प्राचीन समय में जब बड़े बड़े चक्रवर्ती जो राजा थे, हाँ, ऐसे ऐसे राजाओं के, भगवान श्री राम जी के समय में पृथु राजा थे, उनके समय में कहते हैं कि सूर्योदय भी इन्हीं के राष्ट्र में होता था, सूर्यास्त भी इन्हीं के राष्ट्र में होता था। सूर्योदय अभी जो हो रहा है इस वक्त इन्हीं के राष्ट्र में, इस वक्त सूर्यास्त भी जो कहीं हो रहा है वो इन्हीं के राष्ट्र में हो रहा है। जैसे अभी भारत में सूर्योदय होता है, सूर्यास्त तो किसी कोने में नहीं होता। लेकिन पृथु एक ऐसे राजा थे, पूरा, इसीलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट बोलते। चक्रवर्ती का मतलब दुनिया के सारा कोना इनका था। लेकिन धीरे धीरे घटते 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 घटते, लेकिन चक्रवर्ती का नाम अभी भी विद्यमान है। ऐसे ही आसमान से गिर गया, चाहे वो लवण बने, चाहे वो अब नमकीन क्षेत्र में जहां पर बर्फीला एरिया है, जहां पर आपका जो नमकीनी एरिया है, वहां पर नमक गिरा, वहां पर गिरा तो वो नमकीन रस वाला बना। इसीलिए ऊंट जो है, ऊंट कहाँ मिलता है? ज्यादातर ऐसे जगह में जहां पर, जिसकी भूमि जो है वहां पर नमक की मात्रा ज्यादा है। आप चरक में पढ़ो, ऊंट के दूध के बारे में नमकीन वाला बताया गया है। ऊंट का दूध का स्वाद कैसा है? नमकीन स्वाद है। हाँ। अब उस ऊंट में भी तो दूध है, दूध भी तो मधुर होना चाहिए, लेकिन नहीं। वो क्योंकि ऊंट ऐसे स्थान में है, रेगिस्तान के भी, जैसे अफगानिस्तान के साइड में ऊंट, ऊंट का प्रारंभिक अवस्था कहाँ है? इराक, ईरान है ना, आई थिंक। कहाँ पर है? इराक, ईरान, अफगानिस्तान में ऊंट ज्यादा होता है शायद, है ना जी? किसको पता है इसके बारे में? सर अरेबियन कंट्री में भी ज्यादा होता है, अरेबियन हाँ, कंट्री अरे में। अरेबियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सर, थार के नहीं, मुल्कों में। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया। देखो अरेबियन कंट्री जो है वहां पर ऊंट ज्यादा होता है। जहां पर ये मुसलमान धर्म जब प्रारंभ हुआ तो मुसलमान धर्म अरब से ही प्रारंभ हुआ है, तो वहां पर ऊंट ज्यादा था, इसीलिए ऊंट के बारे में उनके धर्म में ज्यादा बातें होती है। हमारे यहाँ पर मधुर रस प्रधान राष्ट्र है भारत, तो यहाँ गाय ज्यादा होती थी, इसीलिए यहाँ गाय की बातें ज्यादा। अगर हमारा धर्म भी वहां से शुरू हुआ होता तो हमारे यहाँ पर भी ऊंट की बातें होती धर्म में। तो हर चीजें जो है ना, हमने गहराई से, कुल मिलाकर के हमने यहाँ रस के बारे में जानना है। तो जो रस जहां गिरा या जहां पर वो बारिश आया या उस पानी का
संबंध जिस जगह में है उस जगह में मिलने वाले हर एक पदार्थ में, जैसे ऊंट में नमक नमकीन वाला रस है, जैसे भेड़ में, भेड़ का दूध कैसा है? भेड़ का दूध कैसा है? नमकीन है। वो भी नमकीन है, क्योंकि वह भी उधर ही मिलता है। मगर गाय का दूध मधुर है, क्योंकि वो इधर रहता है। क्योंकि गाय जो है हमारे हिंदुस्तान सामान्य वातावरण है, और गाय जो है वो अनूप राष्ट्र में, अनूप देश में ज्यादातर गाय के अस्तित्व वहां से जाना जाता है, इसलिए मधुर रस है उसका। तो सर बकरी का दूध? बकरी का दूध भी शायद नमकीन ही होता है। ये तो फिरदौस में चलता है ना? नहीं नहीं, एक सेकंड, बकरी का जो दूध है वो भी लवण प्रधान ही दूध है वो भी। अब देखिए जरा, पृथ्वी प्रधान स्थान में गिरने वाला जो पानी है, अभी हमने ऊपर बात किया है, लघु यानी आकाश वायु अग्नि, गुरु यानी जल और पृथ्वी। अब हम उस गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। गुरु कहने का मतलब पृथ्वी। इसके दो रस है पृथ्वी के, मधुर रस और कसाय रस। पूर्ण मधुर और पूर्ण कसाय। पृथ्वी यानी पूर्ण मधुर यानी मीठा है, और पूर्ण कसाय है। अब जब हम बात करेंगे जल का, तो जल में मधुर है, पूर्ण मधुर है, और ईसत कसाय है। ईसत कसाय का मतलब होता है जहां ईसत शब्द लगता है वहां पर थोड़ा कम कहना है, यानी कसाय मधुर अगर पृथ्वी में होगा तो मधुर रस एकदम पूर्ण होगा, मगर जैसे ही जल महाभूत की बात होगी तो कसाय रस थोड़ा सा कम होगा। कसाय तो होगा लेकिन कम, बहुत कम कसाय रस होगा। इसका मतलब क्या है? मान लो कि किसी के शरीर में कफ बढ़ा है, लेकिन वो कफ मधुर क्या कहते हैं, ये पृथ्वी महाभूत के संबंध रख रहा है, उस कफ वर्धक या उस कफ कारक व्याधि का संबंध मधुर रस के साथ रख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मधुर और कसाय ये दोनों रस का संबंध है। अगर उसका कफ बढ़ा है जल महाभूत के संयोग से, यानी थुलथुलापन ज्यादा है, गैस वगैरह बन रहा है, गैस्ट्रिक जैसे ऐसी स्थिति है, तो मधुर ईसत कसाय अम्ल और लवण। मधुर ईसत कसाय अम्ल और लवण। अम्ल रस यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, ईसत कसाय। कसाय का यानी जैसे आप जब खाओगे, जामुन खाएंगे तो वो कसाय है। जैसे कि आप जामुन के छाल को चाट लोगे, अर्जुन के छाल, ये कसाय रस वाला है। तो ईसत कसाय जल में है, मधुर रस जल में है, अम्ल रस जल महाभूत में है, और लवण जल महाभूत। इसीलिए अगर किसी के शरीर में कफ बढ़ा हुआ है और उस कफ का संबंध पृथ्वी महाभूत के साथ है, तो हमने, और वहां पर अगर समस्या है, आपका भूख की कमी हो रही है, तो हमने वहां पर उसको ऐसे कंडीशन में कसाय रस नहीं देना है और मधुर रस नहीं देना है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी महाभूत को बढ़ाने वाला होगा। तो कल हमने चरक में क्या पढ़ा था? विपरीत गुणई द्रव्य, विपरीत गुणई द्रव्य। वैसे ही गुण वाला द्रव्य नहीं देना है जो उसके व्याधि जिस महाभूत से जुड़ा हुआ है। वो हम बाद में चरक में पढ़ेंगे कि कौन सा महाभूत का उसका जो रस है किस व्याधि के साथ जुड़ता है। अभी आप बात से नोट कर लो, जल में मधुर, ईसत कसाय, अम्ल और लवण। अब आगे अग्नि। अग्नि में कटु रस जो है अग्नि है, और ईसद अम्ल और लवण। ईसद अम्ल जो अम्ल रस है ना, पित्तवर्धक। अगर कोई कहता है सर मुझे भूख नहीं लगती, नाड़ी परीक्षण करते वक्त आपको कफ दिखाई दिया, कफ दिखाई दिया, तो इसका मतलब अगर आप एकदम अम्ल रस दोगे तो उसमें काम नहीं करेगा। हालांकि अम्ल रस अग्नि प्रदान है, अग्नि यानी आग, आग यानी पित्त, मगर एकदम तीक्ष्ण अम्ल रस अगर आप दोगे तो उसको वो हानि करेगा। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण रूप से जल महाभूत वाला है, और उस जल का संबंध
कफ के साथ है। हमने क्या देना है, ईसद अम्ल, थोड़ा हो, अम्ल रस की कमी हो, मतलब उसमें एकदम थोड़ा सा अम्ल रस डला हुआ हो। ठीक है, आया समझ में। कटु रस ये पूरी तरह से अग्नि महाभूत को बढ़ाने वाला है। कटु रस जो है जल के विपरीत है, क्योंकि अग्नि गुण वाला है। अग्नि जो है पानी को सुखा देता है। और लवण रस भी, अगर आप कहोगे कि सर मेरे को पित्त बढ़ाना है तो क्या दूं, मेरे को पित्त वर्धक चीजें, भूख नहीं लग रही है, क्या दूं, तो देखो, अगर यहां पर ईसद अम्ल आप दे सकते हो, आप यहां ईसद अम्ल दे सकते हो। अगर, क्योंकि जल महाभूत में भी अम्ल है और लवण है, जल महाभूत में भी अम्ल है और लवण है, तो यहां पर हम अगर लवण रस देंगे तो क्या होगा, उसमें जल महाभूत भी बढ़ेगा। तो ये देखना है कि अगर कफ बढ़ा हुआ है तो ऐसे में हमने कटु रस देना है। अगर पित्त बढ़ा हुआ है, लेकिन पित्त में द्रव गुण नहीं बढ़ा है, सिर्फ अग्नि गुण बढ़ा हुआ है, सिर्फ अग्नि गुण बढ़ा हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, आप यहाँ आप यहाँ पर अम्ल रस दे सकते हो, अम्ल रस दे सकते हो, ईसद कषाय दे सकते हो, मधुर दे सकते हो। आया समझ में। अब आ गया अग्नि, हो गया कटु, ईसद, अम्ल और लवण। वायु में कषाय, कषाय जो रस है वो वायु का है, इसीलिए कषाय रस को कफ को शमन करने वाला भी बताया है। क्यों, क्योंकि यह कषाय जो रस है उसमें पृथ्वी और वायु दोनों गुण है, पृथ्वी और वायु दोनों गुण है। मंदाग्नि है, लेकिन पृथ्वी महाभूत एकदम कम है, जल महाभूत भी कम है, तो ऐसे में हमने कषाय रस देना है। और ईसद तिक्त, वायु को बढ़ाने वाला है कषाय और ईसद तिक्त। पूर्ण तिक्त कहां पर है, पूर्ण तिक्त कहां है, वायु में कषाय और ईसद तिक्त। कुछ लोग कहते हैं आकाश में तिक्त रस है, कुछ लोगों ने कहा है कि आकाश में अव्यक्त रस है। अव्यक्त यानी वो जो कि दिखता नहीं है। तो फाइनल हो गया, पृथ्वी में मधुर और कषाय रस है, जल में मधुर ईसद कषाय अम्ल लवण है, अग्नि में कटु ईसद अम्ल लवण है, वायु में कषाय ईसद तिक्त है, और शब्द में आकाश में अव्यक्त रस है। कर लिया सारा नोट। अब इसके आधार पर कल हम सीखेंगे कि कौन सा दोष बढ़ने पर क्या कुछ दिया जाए, कहाँ क्या दिया जाए, कहाँ क्या न दिया जाए। अब अभी आप एक चीज और लिखिए, अब ऊपर जो हमने जो लिखा है मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इसके आधार पर आप लिखिए मधुर अम्ल और लवण यह स्निग्ध गुण वाला है। स्निग्ध गुण, स्निग्ध यानी चिकना, मधुर रस में भी स्निग्ध है, अम्ल रस में भी स्निग्ध है, और लवण रस में भी स्निग्ध है। अगर किसी के शरीर में स्निग्ध गुण बढ़ा हुआ है तो मधुर, अम्ल और लवण ये नहीं देना है। किसी के शरीर में कफ तो बढ़ा है मगर स्निग्धता की कमी है, मतलब अगर अगला कहता है सर कफ बढ़ा हुआ है लेकिन सर शरीर में पेट, घुटनों में, हड्डियों में कड़कड़ करके आवाज आता है, कफ तो है लेकिन संधिवात है,
गठिया का रोग है, तो वहां हमने मधुर अम्ल लवण देना है। ध्यान देना, मधुर अम्ल और लवण स्निग्ध गुणों को बढ़ाता है। तो जहां स्निग्धता की जरूरत होगी वहां हमने मधुर अम्ल लवण देना है। शरीर में रुक्ष गुण, कल हमने बताया था ना, विपरीत गुण द्रव्य। तो जो स्निग्ध गुण है, जो रुक्ष गुण जो है, वहां पर कषाय, कटु और तिक्ता, ये 3 रस है। कषाय, कटु, तिक्ता, इनमें रुक्ष गुण है। अगर किसी के शरीर में रुक्ष गुण बढ़ता है, ड्राइनेस है, ड्राई हो रहा है, फेस में ड्राइनेस हो रही है, शरीर में रस धातु बढ़ गया है, रुक्षता बढ़ गई है, एकदम ऐसा करो तो खर 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 कर आवाज, इसका मतलब शरीर में कषाय, कटु और तिक्ता, ये 3 रस है। कषाय, कटु और तिक्ता 3 रस है। अब देखो जरा कितना आसानी से हमें उस व्यक्ति के शरीर में रस समझ में आएगा। हमने कहा, अगर अगले ने कहा कि सर मेरे बाल गिर रहा है, एकदम ड्राइनेस, ये सारी चीजें हो रहा है, इसका मतलब हमने क्या सूत्र बताया, कषाय, कटु और तिक्ता। अब कषाय रस का संबंध किसके साथ है? वायु के साथ है और पृथ्वी, और पृथ्वी के साथ है। पृथ्वी, वायु है और पृथ्वी है। पृथ्वी बड़ा हो तो कषाय बड़ा हो सकता है, और वायु बड़ा हो तो भी कषाय बड़ा हो सकता है। तो रुक्ष गुण जो दिख रहा है हमें, जो रुक्ष गुण दिख रहा है, वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। वायु बढ़ने से रुक्षता बढ़ रही है या पृथ्वी बढ़ने से रुक्षता बढ़ रही है? वायु बढ़ने से। नहीं 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 नहीं, मैं आपको कुछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। दोनों कंडीशन में कषाय, ये जो है रुक्ष गुण बढ़ता है, अपना कषाय रस बढ़ता है, एक वायु में और एक पृथ्वी में। अब आपने देखना है, अगर वायु वाला में होगा, पृथ्वी वाला होगा, तो वहां पर कफ के गुण बढ़ता हुआ हैवीनेस वगैरह दिखेगा, और ऐसे कंडीशन में रुक्षता बढ़ता है। इसका मतलब यह कषाय रस कफ के साथ संबंध रख रहा है। वायु बढ़ रहा है, वायु के रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ा है, और वायु बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिख रहा है। क्या क्या दिखता है? लिप फटा हुआ हो सकता है वायु बढ़ने से, है ना? जो बाल ऐसा करोगे खर 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 कर करके आवाज आएगा, वायु वृद्धि का लक्षण आपको स्पष्ट पता चलेगा। वहां पर ऐसे में अगर आपको ये रुक्ष गुण बढ़ता है, इसका मतलब ये जो कषाय रस है, इसके वजह से रुक्ष गुण बढ़ रहा है। ये जो कषाय है, ये वायु से संबंध रख रहा है। अब इस कषाय का विपरीत क्या दिया जाए? मैंने बताया था, मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो क्या दिया जाए? लवण रस दिया जाए, क्योंकि लवण रस क्या है? कषाय का जस्ट विपरीत है। जा रहा है अंदर कुछ? जी सर, जी सर। आप देखो रुक्ष गुण में दूसरा कटु रस आ गया। वो कटु रस देखो कौन कौन से महाभूत के साथ संबंध रख रहा है? कटु, वायु और अग्नि। अग्नि, अग्नि और पृथ्वी। हाँ सॉरी, कटु, कटु में नहीं सर, कटु वायु, वायु और अग्नि, वायु और अग्नि नहीं सर, कटु। कटु, हाँ कटु, कटु राइट 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 मैम। कटु है। अगर कटु रस बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कटु रस सिर्फ अग्नि को बढ़ा रहा है, तो कटु में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अग्नि गुण बढ़ा हुआ, इसका मतलब कटु जो होता है ना, एकदम रुक्षता पैदा करता है, एकदम हीट पैदा करता है, आग जैसे धधकता आग हर चीज को सुखाने के लिए तैयार होता है, तो यह कटु है। विपरीत क्या दिया जाए? मधुर। मधुर दिया मधुर जाए। सर, मधुर। आया समझ में? हाँ, ऐसा ही तिक्त। अब तिक्त कहाँ कहाँ है? वायु और आकाश तत्व। देखिए जरा, एक तो वायु में है और एक आकाश में है। आकाश। कुछ लोग आकाश में तिक्त बोलते हैं। तो अगर आकाश होगा, तो आकाश का एक गुण है अव्यक्त अवस्था, उसको उसमें शरीर में
हर चीजें जो है कि आपको लगा लो कि वहां पर कुछ दाग धब्बे जैसा यहाँ पर दिखेगा आकाश गुण की वजह से। और वायु है, तिक्त में क्या बढ़ा हुआ है, उसके जस्ट विपरीत देखो, तिक्त का विपरीत क्या है? पृथ्वी और अग्नि तत्व। रस कौन सा है तिक्त का? पृथ्वी होगी अम्ल, अम्ल। आम्ल। अम्ल रस जो है तिक्त के विपरीत दिया जाए। हाँ जी शीत रस का शीत गुण का 3 रस है, कषाय, मधुर और तिक्त। जी 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 शीत का हम 3 रस हाँ है, हाँ हाँ जी एक कषाय, मधुर और तिक्त। उष्ण का 3 रस है, लवण, अम्ल और कटु। गुरु का 3 है, मधुर, कषाय और लवण। लघु का 3 है, तिक्त, कटु और अम्ल। तिक्त, कटु और अम्ल लघु गुण को उत्पन्न करता है, मधुर, कषाय, लवण गुरु गुण को उत्पन्न करता है, लवण, अम्ल और कटु उष्ण गुण को उत्पन्न करता है, कषाय, मधुर, तिक्त शीत को उत्पन्न करता है, कषाय, कटु, तिक्त रुक्ष को, मधुर, अम्ल, लवण स्निग्ध को। अब इसके आधार पर देखो, अगर हम यहाँ कषाय की बात करते हैं तो यह रुक्ष, शीत और कौन सा रस होगा? रुक्ष गुण है, शीत गुण है और गुरु गुण है। अब इसको जरा आप एक रस का 3 गुण लिख लो। कषाय रस में रुक्ष, शीत, गुरु। रुक्ष, शीत, गुरु। तो कषाय रस जो है रुक्ष और शीत होने के वजह से वातवर्धक है, मधुर होने के कारण से कफवर्धक है। सर ये त्रिदोष में दिया जा सकता है? त्रिदोष में तो नहीं दे सकते ना, उष्ण में कहाँ है? रुक्ष, शीत और गुरु। रुक्ष, शीत और गुरु ये पित्त के विपरीत हो गया, तो पित्त वर्धक क्रिया में होंगे इसमें। इसमें रुक्ष गुण है, शीत गुण है और गुरु गुण है। इसमें रुक्ष होने के वजह से अगर किसी को देखो, ये कषाय रस हम अब कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं इसको? अगर किसी को लूज मोशन होता है, किसी को अगर अतिसार है, किसी को प्रवाहिका है, किसी को अतिसार है, मान लो लूज मोशन है किसी को, तो क्या ये उसमें काम कर सकता है कि नहीं? हाँ जी सर, स्तंभन करेगा ना, रोकता है सर, स्तंभन करता है। एक तो शीत गुण जो है उसको स्तंभन करेगा, शीत स्तंभन करेगा, रुक्ष उसको सुखा देगा, गुरु उसमें भारीपन ले आएगा, उसको कवर करेगा। रुक्ष गुण जो अपक्व अन्न रस है, अपक्व जो आम है, अपक्व आम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपक्व अगर मल शरीर में है तो उसको तोड़ने का भी काम करता है। जब आप जामुन को खाओगे, खूब ज्यादा जामुन खाओ, थोड़ी देर बाद में क्या होगा? आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि रुक्ष गुण ने क्या किया? उस मल को शोषण किया। वहां पर कफ के जो कफ में क्या है, स्निग्ध गुण है, चिपचिपाहट वाला गुण है कफ में, इसलिए वो सार गुण नहीं हो रहा था, लेकिन रुक्ष ने जाकर के उस कफ के परमाणुओं को अवशोषण करना शुरू किया, रास्ता साफ हो गया, नीचे निकल गया। लेकिन जिसको हार्ट डिजीज है, जिसके रक्त की कमी है, ये इकट्ठा कर रहे हैं ना सर, तो इकट्ठा सर कर ये रहे हैं तो ना सर ये तो तापमान को। रोकने की जगह निकाल दिया उसने। हाँ इसमें क्योंकि तो रुक्ष गुण है ना इसमें, सर ये इकट्ठा कर रहे हैं क्या मल को? ये निकाल भी रहा है, मल को इकट्ठा भी कर रहा है। शीत हाँ गुण जो है हाँ उसमें हाँ अवशोषण भी होता है, आमने सामने दीवारों से कटर कटर करके निकाल भी रहा है। हाँ हाँ, रुक्ष वैसे गुण वैसे है तो जी, उसको जी। सुखा भी रहा है, जो दीवारों में चिपकता है, जो श्लेष में दीवारों के साथ जुड़ा हुआ है, मल को जो आगे खिसकने नहीं दे रहा है, रुक्ष गुण उसको
जा भाग तो टुट निकल जाए। अब ये दोनों खाली हो गया, सर्र करके आएगा। गुरु गुण है, भारी होगा तो गुरु जो है वो अधोगामी होता है, मलों को सारण करने का काम। जो लघु है वो ऊपर जाता है, जो गुरु है वो नीचे जाता है। एक इसीलिए सेकंड सर, किसका इसमें है एक रस? कंफ्यूजन है हाँ, सर। इसमें ये जो बाहर निकालेगा, इसका मतलब ये लूज टूल के फॉर्म में बाहर नहीं निकालेगा। नहीं निकालेगा, ये उसको अवशोषण करेगा और एक साथ निकालेगा सारा। ठीक है मतलब सर। मजा वाला निकालेगा, मजेदार। मजा आ गया, ये वाला। हाँ सर, मतलब पेट सर क्लियर वो करना, तो जिसमें कोई परेशानी ना पूरा हो। क्लियर, पूरा ही क्लियर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मधुर रस, देखो जरा कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो स्निग्ध गुण है, शीत गुण है, गुरु है, स्निग्ध शीत गुरु, बस हो गया। स्निग्ध शीत गुरु क्या क्या काम करेगा? स्निग्धता, स्निग्ध यानी उसको स्निग्ध चिकनाहट पैदा करेगा। शीत यानी कि उसको ठंडाहट पैदा करेगा, शीतता उत्पन्न करेगा, ये गर्मी को ठीक करेगा, वायु के भी खिलाफ काम करेगा। गुरु यानी उसमें कुछ हैवीनेस पैदा करेगा। स्निग्ध शीत गुरु, इसीलिए कफ भी, अगर कफ किसी का सही है तो इसका मतलब उसका पेट बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कफ नीचे की ओर ले जाता है। वायु पित्त लघु गुण वाला है, कफ गुरु गुण वाला है। गुरु जो भारी होता है वो नीचे खिसकेगा, ऊपर नहीं जाएगा। जैसे जैसे कफ के परमाणु कम होंगे, स्निग्ध शीत गुरु गुण वाला मधुर रस वाला जो ये कम होगा, तो क्या होगा? चीजें नीचे जाने के बजाय ऊपर चले जाएगा। आया समझ में? जी सर, जी जरा सर। अम्ल रस देखते हैं। अम्ल रस कहाँ कहाँ है? स्निग्ध गुण है, उसके बाद उष्ण है, उसके बाद लघु है। स्निग्ध उष्ण लघु, स्निग्ध उष्ण लघु। अब मधुर में जो अम्ल रस है उसमें कफ का सिर्फ एक गुण है, स्निग्ध। बाकी उष्ण और लघु सारे ये पित्त का गुण है। इसलिए जो ये अम्ल रस हाँ, है ये पित्त के समान काम करेगा। ईसत अम्ल की बात नहीं है। अगर हम ईसत अम्ल की बात करेंगे तो उस ईसत अम्ल में क्या होगा? उष्ण गुण की कमी होगी। तो स्निग्ध और लघु होकर के वो कफ को भी थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जैसे ही इस अम्ल में उष्ण गुण यानी गर्म है, ये लघु यानी हल्का है, तो दोनों, इसीलिए अम्ल रस जो है वो किसके साथ हावी है? वो पित्त के साथ जाकर के यारी दोस्ती करना, भाई मैं तो तुम्हारा भगत हूँ, किसको बोलता है? पित्त को। इसीलिए अम्ल रस जो है वो लवण से ज्यादा पित्तवर्धक है, लवण से ज्यादा पित्तवर्धक। अब जरा लवण को भी एक नजर डालते। स्निग्ध, आप देखिए जरा, उष्ण और गुरु, ये देखो जरा, लवण में स्निग्ध और गुरु ये दोनों कफ का गुण है। आ रहा है समझ में? लवण जो नमक है वो कफ को बढ़ाता है, पित्त को कम बढ़ाता है। कफ को ज्यादा बढ़ाता है, पित्त को कम बढ़ाता है लवण। और अम्ल पित्त को ज्यादा बढ़ाता है, कफ को कम बढ़ाता है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सर भूख की कमी है, कौन सा रस लूं? अम्ल रस लूं या लवण रस लूं या कटु रस लूं? अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ज्यादा अग्नि को बढ़ाने वाला कटु रस है, क्योंकि देखो कटु में कहाँ कहाँ आता है? रुक्ष गुण है कटु का, उसके बाद लघु गुण है, उसके बाद उष्ण गुण है, सारा पित्त के गुण है, कफ तो है नहीं। तो पित्त को बढ़ाने के लिए सबसे पहला गुण किसका है? कटु का है। दूसरे नंबर में किसका है? अम्ल का है, क्योंकि अम्ल में क्या क्या है? स्निग्ध है। तो कफ का एक ही गुण है अम्ल में, स्निग्ध। बाकी सभी क्या है? उष्ण और लघु, ये अम्ल का रस है, गुण है। इसीलिए अम्ल दूसरे नंबर पे पित्तवर्धक है और लवण तीसरे नंबर में पित्तवर्धक है। जिसके शरीर में कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उसके लिए कटुरस, जिसके शरीर में कफ मध्यम बढ़ा हुआ है, मध्यम बढ़ा हुआ है, उसके लिए अम्ल। जिस शरीर में कफ बहुत कम बढ़ा हुआ है, भूख की कमी तो है लेकिन कफ बहुत कम बढ़ा हुआ है, उसके लिए हेलो लवण। क्योंकि सर, मेरा एक क्वेश्चन था।
सर मेरा क्वेश्चन था कि लवण रस में जैसे कि आपने बताया कि अग्नि तत्व है, जल और अग्नि तत्व, तो सर अग्नि तत्व के होने का कारण ये गुरु क्यों है, लघु क्यों नहीं है? अरे भैया गुरु इसीलिए है लवण। अग्नि तत्व, ये अग्नि और जल दोनों है ना इसमें। हाँ 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 जी सर, तो ये लघु होना चाहिए ना सर, क्योंकि अग्नि तत्व इसमें है, मौजूद है। अरे भैया लवण में स्निग्ध भी है, गुरु भी है, तो लघु कैसे होगा? अकेले उष्ण होने से लघु होगा? किसके वजन भारी है, पित्त का या कफ का है? भाई पानी का कफ वजन भारी है ना, इसीलिए। पानी का पानी का वजन वजन ज्यादा है ज्यादा है। भाई, पानी का वजन ज्यादा है लवण में। इसीलिए लवण क्या करता है, लवण बहुत ज्यादा क्लेदयति विशोषयति, क्लेद 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 करके फिर शोषण करता है। क्लेद कैसे करेगा? क्योंकि इसमें स्निग्ध है, गुरु है, तो क्लेद करेगा सभी को। लवण का काम क्या है? क्लेदयति विशोषयति। पहले क्लेद क्लेद करेगा पूरा, पहले सारा कीचड़ बनाएगा, फिर बाद में जैसे ही उष्ण गुण आएगा ड्रैट करके सुखा देगा। इसीलिए लवण रस लेने वालों का शरीर पहले क्या होगा? उसके शरीर में ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो होगा? हाई हो जाएगा सर। सत्येंद्र जी बताइए, हाई होगा या लो होगा नमक खाने से? हाई हो जाएगा सर, हाई हो जाएगा। इसीलिए हाई नहीं होगा। सर, ऐसा सर, एक सेकेंड सर, स्निग्ध गुण है उसके अंदर, गुरु गुण है, तो हाई हो जाएगा सर। क्या चीज? वही तो। खाने से आप क्या खाने मतलब हम इसको खाएंगे तो पहले खाने क्या असर पड़ेगा? तो पहले क्या असर गुरु पड़ेगा है, बॉडी पे? बढ़ेगा बढ़ेगा। मीठा खाने से ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। बढ़ता है सर, बढ़ता है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाँ बढ़ता है सर, बढ़ता है। भाई ऐसा है, ज्यादा मीठा खाओगे तो क्या होगा? ज्यादा गुड़ खाओगे क्या सर होगा? आपको बताया था रक्त धातु में कफ के बढ़ने से बढ़ता है हाई ब्लड प्रेशर। हाँ सर इसका मेरे को ना ब्लड प्रेशर के साथ संबंधित नहीं पता चला। कल बताऊंगा ये सारे चीज। सर ये ब्लड प्रेशर और ये जो शुगर वाला जो मामला है। सर मेरे को ये जो आपने अभी बताया है ना, उसका मेरे को ब्लड प्रेशर के साथ इतना संबंध नहीं पता लग पाया। ये तो पता है कि नमक जो होता है वो ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, लेकिन ये लवण रस के अंदर तो सर स्निग्ध और गुरु गुण भी हैं। हाँ, उनके कारण क्यों ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ये नहीं समझ आया मेरे को। क्योंकि गुरु गुण उष्णता के कारण तो सर, उष्णता के कारण तो हो जाता है, गर्म है एकदम से, इसीलिए हाई करेगा। लेकिन सर गुरु गुण और स्निग्ध गुण के कारण तो थोड़ी ये जो लवण देखो, जो नमक जो होता है ना, ये क्या करता है? डॉक्टर साहब अडविटकर जी आप बताइए, नमक हाई करता है या लो करता है? सर हाई करता है। हाँ, नमक हाई करता है। और मीठा क्या करता है? सर मीठा भी तो हाई करता है सर, हाई। हाई कर देगा मीठा भी तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो नमक यहाँ हाई इसीलिए करता है क्योंकि ये पहले क्लेद 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 करके पहले तो हाई करेगा और बाद में फिर हाई नहीं करता। फिर बाद में जब वो उसका जब उष्ण गुण जब प्रारंभ हो जाएगा तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि नमक में, मैंने इसके ऊपर मैंने अभी तक मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैं कल में सोच के बताऊंगा कि नमक सर ये एक तरीके से पूरी तरह से नमक थोड़ी ना है, ये तो एक तरह से लवण रस है बॉडी का। हाँ, नमक ही है ना। नमक में लवण रस ही तो होता है। सर आपने तो बोला नमक में तो लवण रस होता है, है। पर ये तो बॉडी में बन रहा है ना सर, एक तरह से। यहाँ उस रस तो एक ही है, चाहे कुछ भी हो। आपने तो बोला था ना सर कि थोड़ा थोड़ा से मधुर रस होता ही है ना, मधुर अम्ल लवण में थोड़ा थोड़ा मधुर रस होता ही है, सभी में होता है। सभी में होता है। जी जी सर। और सर इसमें सभी जल में की होता है, क्वांटिटी भी है। हाँ, जल की क्वालिटी भी है। इसके ऊपर मैं आपको कल में बता दूंगा लवण रस क्यों हाई करता है ना। जब मैंने बहुत पहले पढ़ा था, इसका बहुत बढ़िया साइंटिफिक एक रीजन है, अभी मैं भूल गया उसको, वो मैं आपको कल बता दूंगा। अभी इतना लगा लो मुझे, नीचे हमने। हाँ जी। एक चिकित्सा है जिसमें बीपी अगर लो होती है तो हम लोग सेंधा नमक उसको पिलाते हैं, 1 चम्मच घोल करके सेंधा नमक और गुड़ या गुड़ का ऐसे। और अगर बीपी अगर लो होती है तो सेंधा नमक की दवाई।
पूरे बॉडी में इसमें सेना ये नमक बुद्धि लगा। नहीं लगा सकते सर कि जैसे कि हम सोच सकते हैं अगर गुरु गुरु वाला है तो बढ़ाएगा, लघु गुरु वाला है तो कम करेगा, हाँ ऐसा भी सोच सकते हैं ना सर? तो ठीक है। हाँ अब आज का क्लास यहीं तक है और कल हम इसके ऊपर बात करेंगे और कल भी हमारा रसों के ऊपर ही बात है। अभी हमने रसों को खत्म नहीं किया है। आज जो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ना रसों के बारे में, इसको एक बार अच्छी तरह से 2-3 बार इसको आप समझने का प्रयास करिए। और गुरुजी चरक चरक क्लास की सारी रिकॉर्डिंग कहाँ पर है, बाकी बाकी पिछले क्लास की? सारा ही वीडियोज मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है। अच्छा आचार्य जी एक चीज कल बता होगी दूं, क्लास या परसों? हमारे नेक्स्ट मंथ की क्लास के लिए अगर आप लोगों को अमाउंट में दिक्कत आती है तो आप शेयर एंड ऑन में जाकर के आप अमाउंट 600 रुपये तक बना लेना बस। अगर पैसा है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है मैंने तो नहीं है, कमाया सर 600 कमाया रुपये हुआ है ना, आपको। जी सर। वो तो आपने उसमें डाल दिया ना अभी का। नेक्स्ट मंथ के लिए भी कमा लिया क्या? 2 दिन में कमा लेते हो।